हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे अपने हेनरीज लॉ को। और ये हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड नोट्स आप लोग को बस बहुत जल्द ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। और थोड़ा सा इधर वीडियोस की स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी, तो आप लोग माइंड मत करना। बाकी हम लोग यहाँ पे अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, देखो इस सेंटेंस से आप लोग यहाँ पे क्या समझते हो। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, यानी कि जो हमारी गैस है वो यहाँ पे हमारी लिक्विड में किस तरीके से सॉल्युबल होती है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जैसे देखो, सबसे पहली बात इसका सिंपल सा मतलब होगा कि ये जो गैस है ना, ये हमारी लिक्विड में सॉल्युबल हो रही होगी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये सॉल्युबल होती है और मतलब इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। बट इस चीज़ को समझने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे अपने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में समझना होगा। देखो एक बहुत बेसिक सी बातें हैं, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से पता होंगी, बट स्टिल हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखो जो हमारे सॉलिड होते हैं उनका यहाँ पे क्या होता है, उनका शेप भी फिक्स होता है, उनका साइज भी फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इस रबर की बात करें तो इसका साइज भी देखो यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे इसकी कुछ लेंथ होगी, वही इसकी साइज होगी। और यहाँ पे इसका शेप भी देखो रेक्टेंगुलर शेप है, तो वो भी फिक्स है। और वॉल्यूम भी इसका यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, कि ये इतना ही है और इतने में ही रहेगा। इसको हम लोग यहाँ पे इसका ना शेप चेंज कर सकते हैं, ना तो इसका साइज चेंज कर सकते हैं, और ना ही इसका हम लोग वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे यहाँ पे सॉलिड। और लिक्विड की बात करें तो आपको पता है, जैसे पानी हम लोग लें तो देखो लिक्विड में क्या होता है कि शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है, और साइज भी उसका फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, ठीक है। तो लिक्विड के केस में क्या होता है, नो फिक्स शेप, नो साइज, बट फिक्स वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोग पानी को जिस भी ग्लास में या फिर जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसी शेप का हो जाता है, ठीक है, और उतने साइज का हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लेकिन एक चीज़ है कि वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है। यानी अगर मान लो 200 ml पानी है, तो ऐसा नहीं होगा कि 200 ml पानी को हम लोगों ने कटोरे में डाला तो वो 500 ml हो जाएगा, या फिर हम लोगों ने उसको ग्लास में लिया तो वो 100 ml हो जाएगा, है ना। उसका जितना वॉल्यूम है वो यहाँ पे फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने गैसेज की, तो ना तो इनका फिक्स शेप होता है, ना तो इनका कोई साइज होता है, और ना तो इनका कोई वॉल्यूम होता है। देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारे घरों में जब धूप बत्ती वगैरह जलती है, तो उस धूप बत्ती का जो धुआं होता है वो हमारे पूरे घर में जाके फैल जाता है। बल्कि कमरे छोड़ो, हमारे जैसे कमरे के बाहर तक भी वो चीज़ें फैल जाती हैं, ठीक है। हमें कमरे के बाहर भी उसकी स्मेल आ जाती है। यानी कि जो गैसेज होती हैं उनका ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना तो कोई फिक्स साइज होता है, ना तो वॉल्यूम होता है। अच्छा देखो, इसके पीछे की कहानी एक्चुअल में होती क्या है, ऐसा होता क्यों है कि यहाँ पे इसका फिक्स होता है और इसका फिक्स नहीं होता है। तो इसकी कहानी होती है यहाँ पे इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं इनमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे बहुत पास पास होते हैं। यानी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, और इनके पास यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए बहुत ही कम चांस होते हैं। यानी ये बहुत ही मुश्किल है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाएँ। और मूवमेंट हमारा कैसे होता है, मूवमेंट के लिए चाहिए होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो नियरली इक्वल टू 0 होती है, बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर लिक्विड के केस में हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास में थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। यानी इनके बीच में थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती, लेकिन होती है कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के पास तो लगभग बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग आ जाएं गैस पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके पास होती है नेक्स्ट लेवल काइनेटिक एनर्जी। यानी इनके पास बहुत ही अच्छी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इधर उधर रैंडम यहाँ पे मोशन किया करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए ना कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू होता है। देखो इस चीज़ को समझना जरूरी है, तभी आप लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को समझ पाओगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि गैस को लिक्विड में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मान लो जैसे हम लोगों ने एक ओपन कंटेनर लिया, ठीक है, ये हमारा एक ओपन कंटेनर है।
जैसे मान लो इसको एक ऐसे आप वेसल इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी मान लो आपका कोई बड़ा सा ग्लास है या फिर कुछ भी है और वो ओपन है, ठीक है, ऊपर से ओपन है। अब यहाँ पे इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा लिक्विड ऑलरेडी फिल कर लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि गैस को इस लिक्विड में सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मान लो अगर ये ओपन कंटेनर है और यहाँ पे हम लोगों ने गैस डाली भी, तो अगर ये ओपन है तो आपको पता है इन गैस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये यहाँ से एस्केप नहीं कर जाएंगे, यानी ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये तो इस कंटेनर में रुकेंगे ही नहीं, यानी कि ये क्या होगा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे, क्योंकि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह फैलना, ठीक है, जितना उनको स्पेस मिले। और अगर यहाँ पे कंटेनर ओपन है तो भाई ये तो यहाँ पे रुकेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे ये मिक्स ही नहीं होंगे। यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात हम लोग कभी भी ओपन कंटेनर में नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन कंटेनर में गैस जो है कभी रुकेंगी ही नहीं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपनी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, तो सबसे पहले हमें कंटेनर तो क्लोज लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी हमें कंटेनर को क्लोज करना पड़ेगा। यानी ऊपर से हमने इसे क्या कर दिया, ये हमारे टाइप का क्लोज कंटेनर। अच्छा ठीक है, चलो हम लोगों ने एक क्लोज कंटेनर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा लिक्विड लिया, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी गैस ली, और अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स के पास होती है काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छी खासी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से करेंगे क्या, देखो ये यहाँ पे इधर उधर रैंडमली मोशन करना चालू करेंगे। तो मोशन करते करते करेंगे क्या कि देखो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स मोशन करते हुए हमारे इस लिक्विड के अंदर भी जाएंगे, ठीक है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन करते करते कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे लिक्विड के अंदर भी आ गए, ठीक है। अच्छा देखो, लिक्विड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे आ तो गए, लेकिन अब देखो इनके पास है बहुत अच्छी काइनेटिक एनर्जी, तो भाई ये रुकेंगे नहीं, अब ये यहाँ से फिर से वापस जो है इस कंटेनर के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। देखो इस चीज़ को समझना, हमारे कंटेनर में लिक्विड सिर्फ यहीं तक है, बाकी ऊपर हमारा वैकेंट स्पेस है, ठीक है। तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हमारे वैकेंट स्पेस में है और कुछ हमारे इस कंटेनर की लिक्विड में है, ठीक है। तो अब देखो थोड़ी देर बाद होगा क्या कि पहले तो क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड के अंदर जाएंगे, कुछ हमारे लिक्विड से बाहर जा रहे होंगे, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में आ जाएगा एक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सिंपली देखो होगा क्या, इस चीज़ को समझना कि यहाँ पे जो हमारा क्लोज कंटेनर है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जितने मॉलिक्यूल्स हमारे इस गैस के, ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहे होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे गैस के नीचे से ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ देर बाद हमारे यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के अंदर होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। देखो अब हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि द solubility of gas in liquids is defined as the concentration of dissolved gas in the liquid when it is in equilibrium with the pure gas above the solution। देखो मुझे पता है कि ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये इतनी टफ लैंग्वेज हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखो आप एक चीज़ समझो कि कुछ होती हैं डेफिनेशन जो कि फिक्स होती हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बना नहीं सकते, यानी इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते कि इसको मैंने अपने हिसाब से लाके कुछ चेंज कर दिया। ये फिक्स है, ये डेफिनेशन आप लोग को याद करनी ही पड़ेगी। तो इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। डेफिनेशन क्या कह रही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स इज डिफाइंड एज कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन लिक्विड। यानी देखो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्लोज कंटेनर हो गया, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे लिक्विड हो गया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिफाइंड एज कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन लिक्विड। यानी अब इस लिक्विड के अंदर हमारे गैस की जो कंसेंट्रेशन है, ठीक है, गैस की जो कंसेंट्रेशन है व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्योर गैस अबव द सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि इनके पास है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे देखो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड के अंदर भी होंगे, कुछ हमारे यहाँ पे इस वैकेंट स्पेस में भी होंगे, ठीक है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे इस वैकेंट स्पेस में, ये हमारी प्योर गैस हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैस है। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड के अंदर हैं वो हमारे हो गए गैस इन लिक्विड, ठीक है। यानी यहाँ पे जो गैस है वो लिक्विड के अंदर है, और जो इस लिक्विड के ऊपर जो गैस है वो हमारी क्या है, प्योर गैस है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पूरा गैस हमारी लिक्विड के अंदर ही रहती है, कुछ गैस हमारी ऊपर जो है वैकेंट स्पेस में भी रहती है, जहाँ पे कोई भी लिक्विड नहीं होता है।
क्योंकि देखो ये सिंपल सी बात है भाई, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास है काइनेटिक एनर्जी, तो पूरी गैस हमारी लिक्विड के अंदर मिक्स कभी नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत गैस हमारी लिक्विड के ऊपर भी होगी। तो उस इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी कि देखो कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम आने के बाद हमारी गैस की जो कंसेंट्रेशन लिक्विड में होगी उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो हम लोग पूरी गैस को नहीं बता सकते कि ये पूरी की पूरी गैस हमारी लिक्विड में सॉल्युबल है, हमारी सिर्फ ये गैस लिक्विड में सॉल्युबल है, और ये गैस हमारी अभी भी लिक्विड के ऊपर रहेगी, चाहे आप लोग कितनी भी गैस मिला लो, क्योंकि वो गैस है, थोड़ी बहुत लिक्विड के ऊपर भी रहती है। तो ये होती है हमारी इसकी डेफिनेशन। आई नो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट समझना जरूरी था। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे, और अगर समझ गए हो तो अब इसके आगे लेक्चर बहुत ईजी है, हम लोग जल्दी से लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड्स इंक्लूड्स अमोनिया, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एफर्वेसेंट प्रिपरेशंस कंटेनिंग डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमारा जो अमोनिया वाटर होता है उसके अंदर भी इसी तरीके से हमारी गैस जो है वाटर के अंदर फिल होती है, अमोनिया गैस। और यहाँ पे सिंपल सी जो कि हमारी डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी देखो जो भी हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा CO2 ही मिला होता है। जैसे ये जो कोल्ड ड्रिंक आप लोग खरीदते हो, ठीक है, कोको कोला वगैरह, थम्स अप वगैरह, सॉरी इस तरीके से नहीं होती है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या हमारी लिक्विड जो हमारा कोल्ड ड्रिंक होता है पूरा यहाँ तक फिल होता है, ऐसा तो होता नहीं है, हमारा लगभग यहाँ तक हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है, और इसके ऊपर भी हमारी कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है, और कुछ हमारे यहाँ पे लिक्विड के अंदर होते हैं। और देखो जैसे ही क्या होता है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे इस कंटेनर को, ढक्कन को ओपन करते हो, वैसे ही जो हमारी गैस है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे निकलती है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप लोग थम्स अप वगैरह का जो भी कैप ओपन करते हो तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से वो ऊपर की तरफ वो उछाल मारने की कोशिश करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे गैस फिल होती है, और गैस यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है वो बाहर निकलना चाहती है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे। और फिर हमारे कुछ एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स आर ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर गैस इन लिक्विड प्रिपरेशन। तो ये होते हैं हमारी कुछ गैस इन लिक्विड की, और मेनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के बारे में। और यहाँ पे हमारे मेजरली 4 फैक्टर होते हैं, जैसे कि पहला हो गया प्रेशर, दूसरा हो गया टेम्परेचर, थर्ड हो गया सॉल्टिंग आउट, एंड फोर्थ हो गया हमारे यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो फैक्टर होता है वो होता है हमारे यहाँ पे प्रेशर, जिसके अंदर आता है हमारे यहाँ पे हेनरीज लॉ। तो देखो इसके बारे में वैसे हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में भी बात की थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो प्रेशर इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो इस चीज़ को सिंपली समझना कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, देखो सॉल्युबिलिटी नहीं, ये चीज़ समझना, प्रेशर हमारा सॉल्युबिलिटी को नहीं अफेक्ट करता है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हमारी सॉल्युबिलिटी की बात करें गैस इन लिक्विड की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा गैस हमारी लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी। देखो इसको सिंपली समझो, जैसे कि ये हमारा कंटेनर है, और नॉर्मली क्या होता है कि कुछ गैस हमारी लिक्विड में होती है और कुछ हमारी ऊपर होती है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करें, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक पिस्टन लिया, ठीक है, और इस पिस्टन से हम लोगों ने प्रेशर को अप्लाई किया, इस पिस्टन को जैसे जैसे हम लोग नीचे लगाते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्योर गैस यानी जो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड के ऊपर भी बच गए थे, ये भी आके इस लिक्विड में मिक्स हो जाएंगे, तो ज़्यादा गैस हमारी लिक्विड में सॉल्युबल होगी, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रेशर आप लोग जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिक्विड के अंदर मिक्स होंगे, और जितना ज़्यादा कम करोगे, यानी जितना ज़्यादा इसका वैकेंट स्पेस होगा, जितना इसको गैस को यहाँ पे कह सकते हो कि खुला एटमॉस्फेयर मिलेगा, उतना ज़्यादा गैस हमारी फैलने की कोशिश करेगी और उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी। सो ये होता है हमारे यहाँ पे एन इंक्रीज इन प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। सिंपल सी बात है, डिक्रीज इन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ। देखो यहाँ पे गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का जो इफेक्ट है, यानी जो प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे हेनरीज लॉ से किया गया है। देखो हेनरीज लॉ थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके का है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी जो सॉल्युबिलिटी है, ध्यान से समझना, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी की हम लोग बात करें तो सॉल्युबिलिटी बात किसकी कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड, है ना। यानी जितनी ज़्यादा गैस हमारी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगी उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी।
तो देखो इसको ऐसे समझो जैसे ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, और ये हमारी गैस इसके अंदर डिजॉल्व है। तो देखो जितनी ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी उतनी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व बाय सॉल्वेंट, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व बाय लिक्विड सॉल्वेंट। सो यहाँ पे देखो क्या हम लोग इस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन से डिफाइन कर सकते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हमारे गैस के जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, उतनी ज़्यादा, यानी कि और उस वही चीज़ तो हमारी सॉल्युबिलिटी है, यानी जितने ज़्यादा हमारे गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। और मोल फ्रैक्शन भी तो वही चीज़ बताता है, यानी यहाँ पे देखो ये ऊपर वाली क्वांटिटी हमारी जितनी ज़्यादा होगी मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। यानी सॉल्युबिलिटी को हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि प्रेशर, देखो इसको समझना, यहाँ पे हम लोग हेनरीज लॉ को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा एक्स। एक्स मतलब क्या होता है? हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एक्स या फिर इसको जीटा कुछ लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, वेयर P इज प्रेशर, X इज हमारा मोल फ्रैक्शन। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम लोग हटाएं और इक्वल टू को लाएं तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना? ऐसा तो आप लोगों को पता होगा ना, ऐसे आप लोगों ने ड्राइव किया होगा। तो यहाँ पे देखो अब हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे KH, और ये KH हमारा क्या हो जाएगा? KH हमारा हो जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारे यहाँ पे हेनरीज लॉ। देखो हेनरीज लॉ भी बात वही करता है, बस थोड़ी सी अलग तरीके से करता है। इन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे आप लोग पार्शियल प्रेशर वगैरह से ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अगले लेक्चर में हम लोग पार्शियल प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बाकी सिंपली समझो पार्शियल प्रेशर इनका कहने का मतलब है यानी कि जो प्रेशर हमारा इस गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा हो रहा होगा, ठीक है, यानी इस गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। यानी देखो वही चीज़ है, आप लोग ज़्यादा अभी कंफ्यूज मत हो, थोड़ी सी चीज़ अलग है बट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। यानी सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, यानी इस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है इस लिक्विड में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वही चीज़ है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो X, ठीक है, और वहाँ पे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लाना है, तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे KH, जो कि हो जाएगा हमारे यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये होता है हमारा यहाँ पे सिंपल सा हेनरीज लॉ। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। देखो अगर एक्चुअल में हम लोग बताएं तो हेनरीज लॉ वैसे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के लिए दिया नहीं गया था, बट इसको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में हम लोग यूज कर लेते हैं। ये तो हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे हेनरीज ने गैस के लिए डिफाइन किया था, बट यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी में भी इसको लगा देते हैं क्योंकि वही चीज़ हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड फैक्टर के बारे में जो कि हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करता है, जो कि होता है हमारे यहाँ पे टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, ठीक है, तो जैसे ये हमारा लिक्विड हो गया, ये हमारी गैसेज हो गई। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से देखो होगा क्या, ये जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं भाई ये इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हमारे एस्केप करने की कोशिश करेंगे लिक्विड को, ठीक है। यानी ये हमारे देखो गैस के अंदर क्या होती है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे इवेपोरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ेगी वैसे जो मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड के अंदर थे वो भी हमारे यहाँ पे इस लिक्विड को छोड़ के हमारे कंटेनर के वैकेंट स्पेस में जाके चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी सॉल्युबिलिटी ओवरऑल तो डिक्रीज हो जाएगी। यानी देखो अगर नॉर्मली बात करें तो टेम्परेचर आप लोग बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। जैसे मान लो यहीं पे अगर मान लो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी होती, लिक्विड लिक्विड की होती तो वो बढ़ जाती, बट अगर गैस की बात करें तो वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। देखो इट इज बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। दैट कॉज मोर मोशन इन मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स में मोर मोशन कॉज कर देता है। दैट ब्रेक्स द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बिटवीन गैस एंड लिक्विड, यानी यहाँ पे देखो ये जो गैस है और लिक्विड है, जैसे ये हो गया गैस का मॉलिक्यूल,
ठीक है, और ये हो गया लिक्विड का मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के बीच में देखो कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाते हैं, तभी तो सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो आप लोग टेम्परेचर दोगे तो ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये हो जाएंगे एस्केप, यानी कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। सो ये होता है हमारे यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट। और बात करें हम लोग यहाँ पे सॉल्टिंग आउट। अच्छा देखो, सॉल्टिंग आउट का मतलब क्या है? सॉल्टिंग आउट कुछ खास है नहीं, आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो इसको देख के, सिंपल सी बात है। ये हमारा हो गया लिक्विड, ये हमारी होगी गैस, और हम लोगों ने किया क्या, इसमें लाके मिला दिया हम लोगों ने सॉल्ट। और सॉल्ट हमारा क्या होता है? सॉल्ट होता है हमारा यहाँ पे NaCl, है ना। अच्छा हो गया क्या, एडिशन ऑफ सॉल्ट जनरली लोअर्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी अगर हम लोग सॉल्ट ला के ऐड करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? ऐसे कम होगी कि देखो, ये हमारे हो गया लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये हमारे हो गए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ब्लैक कलर वाले, और ये हो गए ब्लू कलर वाले हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हो गए गैस के। और यहाँ पे देखो इनके बीच में कुछ हमारा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, अब हम लोगों ने लाके डिजॉल्व किया Na और Cl। अब आपको पता है NaCl हमारे आयनिक कंपाउंड होता है, यानी ये ब्रेक हो जाएगा Na+ में और Cl- में। अब देखो जनरली यहाँ पे जो लिक्विड हम लोग यूज करते हैं वो लिक्विड हमारा जनरली वाटर ही होता है, ठीक है। और अगर मान लो वाटर नहीं भी है तो मोस्ट ऑफ द जो लिक्विड होते हैं उनकी यहाँ पे जो Na+ और Cl- की तरफ जो एफिनिटी है, या फिर कह सकते हो जो आयनिक कंपाउंड्स के आयंस की तरफ जो उनकी एफिनिटी होती है, ये आयंस की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यानी ये चाहते हैं आयन के साथ यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को फॉर्म करना, यानी आयन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर बहुत आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही इस वाटर के मॉलिक्यूल को आयन दिखेगा, होगा क्या, ये यहाँ पे इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ अपना बॉन्ड करेगा ब्रेक, और यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा इस Na+ के साथ, यानी इस Na+ को क्या करेगा, सराउंड करना स्टार्ट कर देगा। आप लोगों को पता है ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी सॉल्युबिलिटी के लेक्चर नंबर 1 में। यानी ये जो गैस के हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जो कि हमारे जैसे मान लो ये हमारा गैस का मॉलिक्यूल था, और पहले हमारे वाटर के मॉलिक्यूल जो कि इसको सराउंड करके रखे हुए थे, ठीक है। देखो सॉल्युबिलिटी ऐसे ही तो होती है, सॉल्वेशन हमारा स्टेप होता है ऐसे। इन्होंने किया क्या कि जैसे इसको यहाँ पे Na+ और Cl- दिखा, ठीक है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे ये यहाँ पे इस गैस के मॉलिक्यूल्स को अकेला छोड़ के, ठीक है, इस Na+ के पास जाके कह सकते हो अट्रैक्ट हो गए। और अब हुआ क्या, अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल्स है ये हो गया अकेला, यानी इसके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऐसे फॉर्म हुआ था वो हो गया ब्रेक, और ये क्या करेगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे ही यहाँ पे ये एस्केप कर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सॉल्टिंग आउट इफेक्ट से क्या होता है, हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। यानी कि देखो क्या होता है, साल्ट्स और हाईली पोलर इलेक्ट्रोलाइट यानी हाईली पोलर नेचर के होते हैं, एंड हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। एफिनिटी मतलब कह सकते हो अट्रैक्शन, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं। एज सुन एज दे आर एडेड इन द सोल्यूशन, यानी जैसे ये सोल्यूशन में ऐड होते हैं ऑफ गैस इन लिक्विड, वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड्स द गैस मॉलिक्यूल्स। देखो यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे गैस मॉलिक्यूल्स को सराउंड किए हुए थे, लीव्स द गैसेज, यानी गैस को लीव कर देते हैं, एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सॉल्ट, और यहाँ हो जाते हैं सॉल्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दस द डेंसिटी ऑफ एक्वस एटमॉस्फेयर अराउंड द गैस पार्टिकल्स डिक्रीजेज। यानी देखो डेंसिटी ऑफ एक्वस एटमॉस्फेयर, यानी ये जो हमारा गैस के मॉलिक्यूल्स थे इसके आसपास जब वाटर के मॉलिक्यूल्स थे तो इसके आसपास क्या था, हमारा एक्वस एटमॉस्फेयर बना हुआ था। और जैसे इन्होंने छोड़ा, हुआ क्या, जो एक्वस एटमॉस्फेयर था इसके अराउंड में वो डिक्रीज होने लगा, यानी उसकी डेंसिटी कम होने लगी, और होगा क्या, एंड गैस एस्केप्ड फ्रॉम द सोल्यूशन। और उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से जो हमारी गैस है वो एस्केप कर जाती है सोल्यूशन से, और हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होगे। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट फैक्टर की, जो कि हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करता है, जो कि होता है हमारे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैसियस सब्सटेंस एंड देयर इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट। देखो ये जो केमिकल रिएक्शन वाला जो फैक्टर है ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये इनका नेचर कौन सा है। जैसे गैस हमारी बहुत अलग अलग नेचर की होती हैं, तो इस गैस का नेचर कौन सा है, और ये जिस सॉल्वेंट में हम लोग उसको डिजॉल्व कर रहे हैं, जिस लिक्विड में, उस लिक्विड का भी नेचर कैसा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। बट अगर हम लोग जनरल वे में बात करें तो जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स इंक्रीजेज विद केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि मान लो जैसे ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा लिक्विड है, और हम लोगों ने इसमें कोई लाके गैस डिजॉल्व करी, ठीक है, और अगर ये गैस, ठीक है,
अब अगर इस गैस और लिक्विड के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, तो आप बताओ कि केमिकल रिएक्शन तभी तो होती है जब दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। तो अगर इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो क्या होगा यार, इनकी सॉल्युबिलिटी यानी ये ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ ही जाएगी। तो जनरली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। दिस इज वाई वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इज 10,000 टाइम्स मोर देन कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी इसीलिए देखो, जो हमारा अगर वाटर लें, ठीक है, वाटर में अगर हम लोग HCl को मिलाना चाहें, HCl जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत स्ट्रांग, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी 10,000 टाइम्स बेटर होती है, ठीक है, यानी 10,000 टाइम वो बेटर सॉल्युबल होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, अगर वहीं हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करना चाहें। सो ये था हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। आप लोग बताना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बताना यार, मतलब बताया तो करो एटलीस्ट कि समझ में आया कि नहीं आया। देखो अगर नहीं आ रहा है तो बताओ, मतलब मुझे बताओ तो कि क्या समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे आप लोग को टफ लग रहा है, ताकि मुझे आइडिया तो पता चले कि इस पार्ट को थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करनी है। बाकी देखो बात यह है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, देखो अगर मैं चाहूँ तो आप लोग को सिंपली ये बता सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है, यानी जो लिक्विड है उसके अंदर हमारी गैस को सॉल्युबल कर दो, तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पर देखो एक्चुअल में मैंने आप लोग को हर एक चीज़ बताई कि देखो ये ऐसे भी नहीं होता है, सबसे पहले हमें एक क्लोज कंटेनर चाहिए होता है, ठीक है। देखो आज हम लोग थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइज करें, अगर मान लो कि आज हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने ये देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में होता क्या है कि हमारा जो लिक्विड होता है, ठीक है, पहली बात कंटेनर होना चाहिए क्लोज, ठीक है, और जो हमारा गैस है वो कुछ हमारी जो है प्योर गैस रहती है, यानी कुछ हमारी जो है कंटेनर के वैकेंट स्पेस में रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर गैस, और कुछ हमारी यहाँ पे लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो जाती हैं। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है इक्विलिब्रियम, यानी हमारा प्योर गैस और गैस इन लिक्विड के बीच में, और उस टाइम उस इक्विलिब्रियम के टाइम हमारा गैस, जो गैस हमारा लिक्विड में सॉल्युबल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो काफ़ी सिंपल सी बात थी, और बाकी हमारे फैक्टर्स थे तो आप लोग जान ही गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।